स्टूडेंट्स, आज की मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ ये अपने 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है जो इस साल अभी 11th के री एग्ज़ाम देंगे। ये वीडियो उनके लिए है क्योंकि हम 12th की वीडियो तो बना रहे थे, बट 11th क्लास की री एग्ज़ाम और जैसी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग मैं चाहता हूँ कि उनकी कुछ हेल्प कर सकूँ। तो इसलिए मैंने ये वीडियो 11th क्लास के री एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बनाई है। उसी के अकॉर्डिंग अभी हम देखेंगे कि हम किस तरीके से अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं थ्रू दिस वीडियो। अगर आपने इसके अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई की तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप कम से कम 50% नंबर ले आएंगे। तो इसीलिए वीडियो का नाम भी जो रखा है वो हाउ टू क्रैक री एग्ज़ाम इन 11th अकाउंटेंसी। तो बेसिकली आज जो फोकस है वो अकाउंटेंसी के ऊपर है। अभी मैं अकाउंटेंसी पर ही 11th की ध्यान दे पा रहा हूँ। तो अभी हम जो पढ़ेंगे वो अकाउंटेंसी को कैसे क्रैक करें ये पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि हम किस तरीके से उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक को देखें जिनके थ्रू हम जो हैं एग्ज़ाम में पास हो सकें और एटलीस्ट 50 मार्क्स ले आएँ। तो मेरी जो भी स्लाइड्स हैं आज सिर्फ आपको वो कोर्स बताने के लिए हैं जिसके थ्रू आप कम से कम 50 नंबर ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप तैयारी कैसे करेंगे अगले 1 महीने। तो उसी के लिए ये वीडियो बनाई गई है। तो शुरुआत, क्योंकि आप सभी को पता है कि 11th में हमारे थ्योरी के जो चैप्टर्स होते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर्स होते हैं। 11th में अकाउंटेंसी में एटलीस्ट 50% थ्योरी आती है। शुरू के जो पहले 4 चैप्टर हैं वो भी हमारे थ्योरी के हैं। पहला जो हमारा फोकस है वो उन्हीं 4 चैप्टर्स पर है। तो वो 4 चैप्टर कौन से हैं? पहला इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इस चैप्टर में मैं देखूं तो जो मुझे संभावनाएं दिखती हैं कि मेरे अकॉर्डिंग, देखो गैसेस हैं, पक्का तो मैं नहीं कह सकता, पर मेरे हिसाब से ये जो चैप्टर फर्स्ट है ये कहीं ना कहीं 5 to 8 मार्क्स आता ही आता है। आपके पास अपना एनुअल एग्ज़ाम का एक पेपर है, आप उसमें भी चेक कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग 5 to 8 मार्क्स है। ये पूरे जो 4 चैप्टर हैं ये एटलीस्ट 20 मार्क्स के तो हैं ही हैं। तो ये आपको ये समझना है कि एटलीस्ट 20 मार्क्स इन 4 चैप्टर में आपको मिल जाएंगे अगर आप ढंग से पढ़ेंगे। तो हो सकता है 15 तक भी रह जाएं, पर मुझे लगता है कि 20 ले आएंगे अगर आपने इनको समझ लिया। बेसिक अकाउंटिंग टर्म नेक्स्ट टॉपिक है। मैं नहीं कह सकता इसमें से, मेरे हिसाब से हद से हद जो है ये इसकी टर्म्स मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, पर इसके मार्क्स अगर मैं देखूं तो कहीं 1 to 3 बैठते हैं, ऊपर नीचे हो सकता है। थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि इस चैप्टर में वो सारे बेसिस हैं जिनके बेसिस पर अकाउंट बनते हैं। तो इसलिए ये तो कंफर्म है कि इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब ये कितने का आए इसकी कोई गारंटी नहीं है, हाँ, पर मेरे अंदाजे में 3 to 5 मार्क्स आ सकते हैं। 3 टेस्ट ये जो है 5 भी हो सकते हैं, इसलिए इसकी कोई एग्जैक्ट नहीं बता सकता मैं आपको। फिर आता है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसके अंदर हमारा जीएसटी भी आता है, इसके अंदर हमारा एक्रूवल बेसिस भी आता है। एक्रूवल बेसिस अपने आप में 6 नंबर का टॉपिक है, ज़्यादातर आ जाता है। तो एक्रूवल बेसिस के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस रहती है। तो अगर इसको देखा जाए तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ये भी मिलाकर कहीं ना कहीं 8 से 10 मार्क्स यहाँ पर भी हैं। वेरी कर सकते हैं, वेरिएशन का कोई गारंटी नहीं है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो मैंने 20 लिख दिया है ये एटलीस्ट 20 आए, ये हो सकता है कि 15 भी आ जाए। तो आपको कहीं ना कहीं ये मान के चलना है कि 15 to 20 ये हैं।
यहाँ पर भी अगर मैं मिनिमम को देखूँ जो मैंने लिखा है, मैं अपने अजम्पशन पर ही चलूँ तो 17 बैठता है मिनिमम। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं 15 to 20 वेरी करेगा, उसके बीच में ये टॉपिक हमारे आएंगे ही आएंगे। तो अगर आपने इन 4 टॉपिक पर ही विशेष ध्यान दे दिया तो लगभग आपने अपना 50% काम कर लिया। अब इन चारों चैप्टर्स में है क्या क्या, तो सबसे पहले पर चलते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। उसमें मीनिंग है, तो ये आप सभी को पता है क्योंकि अकाउंट्स हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो मीनिंग उतना ही इम्पोर्टेंट है। फिर उसकी प्रोसेस है, प्रोसेस के अंदर वो सारे स्टेप्स हैं जिनके थ्रू हम अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, जो स्टार्टिंग होती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की, और एंड होता है कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू द यूजर्स। फिर है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आपको विशेष इस पर स्ट्रेस देना है। ये क्वेश्चन लगभग आया है, अब ना आए तो मैं नहीं कह सकता, बट मुझे ये पूरा विश्वास है, गट्स फीलिंग है कि कम से कम ये 4 नंबर का आएगा। ठीक है, 4 ही इसके अंदर क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हम पढ़ेंगे जब चैप्टर पे बात करेंगे। अभी सिर्फ मुझे टॉपिक बताने हैं आपको, एडवांटेज एंड लिमिटेशन, तो ये दोनों मिलकर एक क्वेश्चन बनता है। अब वो कितने का आए इसकी कोई पता नहीं, पर एडवांटेज और लिमिटेशन के ऊपर क्वेश्चन बनता है। फिर है यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, तो इसमें इंटरनल एक्सटर्नल 2 यूज़र्स हैं, तो उन सबको भी हमें समझना ज़रूरी है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पर हैं। इसमें वैसे आपको मैं बताऊं तो टोटल 37 टर्म्स हैं, उससे ऊपर भी 1-2 हो सकती हैं, पर जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 37 टर्म्स हैं। अब ये क्योंकि बेसिक अकाउंटिंग टर्म है, अगर ये नहीं समझ में आएंगी तो हम आगे अकाउंट्स में जो हमें परेशानियाँ होती हैं वो इसीलिए होती हैं कि हम इनको समझ नहीं पाते। उनमें से कुछ मैंने सिलेक्ट की हैं जो मुझे लगा कि ये इम्पोर्टेंट हो सकती हैं, बाकी आप अगर कोशिश कीजिए कि ये सारी की सारी आप पढ़ लीजिए। पहला एंटिटी आया उसमें, ठीक है, एंटिटी के बाद एसेट्स आई। एसेट 2 टाइप की होती हैं, नॉन करंट और करंट। उनके अंदर टेंजिबल और इंटेंजिबल होती हैं, और फिक्टिटियस एसेट्स भी होती हैं, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या होती हैं। सेम बात लाइबिलिटी के लिए आती है, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी एंड कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी। फिर कैपिटल बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर अगर चलें तो ट्रांजैक्शन, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी है, हम उन्हीं को रिकॉर्ड करते हैं। रिसिप्ट में कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट्स बहुत ज़्यादातर पूछा जाता है। ऐसे ही एक्सपेंडिचर में कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ही हम एक्सपेंसेस भी कहते हैं। तो एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। प्रॉफिट एंड गेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब कि बेसिक अकाउंटिंग टर्म में ड्राइंग, जहाँ जितना कैपिटल इम्पोर्टेंट है उतना ही ड्राइंग भी इम्पोर्टेंट है। स्टॉक क्या होता है, डेटर्स और क्रेडिटर्स क्या होते हैं, ये कुछ बेसिक टर्म्स थी जो मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर कर दी। फिर आता है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर सारे हमारे कंसेप्ट मिलेंगे, कंसेप्ट पेपर में आएंगे ही आएंगे। कितने के आएंगे ये मैं नहीं कह सकता अभी, बट ये मुझे 100% श्योर हूँ कि क्वेश्चन जरूर आएगा। तो सबसे पहले आता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जो सब जगह माने जाते हैं, उन प्रिंसिपल को हम जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहते हैं। ये ओवरऑल इंडिया हर जगह पर एप्लीकेबल हो जाते हैं, इसीलिए इनको ऐसा कहा गया है। नेक्स्ट अगर हम चलें तो कंसेप्ट शुरू हो जाते हैं। पहला बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है। बिजनेस की, क्योंकि पढ़ी हम अकाउंट्स और बिजनेस स्टडी रहे हैं, तो बिजनेस एंटिटी समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मनी मेजरमेंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत आता है। ऐसे ही गोइंग कंसर्न है, ये क्वेश्चन 6 नंबर में ज़्यादातर आता है। अब कितने में आएगा ये नहीं कह सकते। ड्यूअल एस्पेक्ट, हम डबल एंट्री सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो 2 एस्पेक्ट का मतलब वही होता है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन, रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज किया जाए, जब उससे रिलेटेड एक्सपेंडिचर हो तभी रिलाइज
रिकॉग्नाइज किया जाए। कंसिस्टेंसी, बिजनेस कभी बंद नहीं होता। प्रूडेंस मतलब कि लॉस को मानो, प्रॉफिट को जब तक हो ना जाए नहीं काउंट करो। और अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। तो ये कुछ बेसिक जो कंसेप्ट मुझे सही लगे वो मैंने आपके सामने रख दिए। इसके अलावा भी मटीरियलिटी कंसेप्ट है जो पूछ लिया जाता है, एक दो और हैं, पर मुझे अभी लगा कि आपके लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी अगर आपके पास समय है तो आप सारे पढ़ सकते हैं। फिर आता है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। दो बेसिस हैं हमारे पास। एक कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होती है जिसमें सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं, और एक एक्रूवल बेसिस है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, जिस पर हम पूरे अकाउंट्स बनाते हैं। ये हमें बताता है कि अक्रूवल जब भी मतलब वो ट्रांजैक्शन हो, पेमेंट कैश गया हो नहीं गया हो, कैश लिया हो नहीं लिया हो, उससे मतलब नहीं है। जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई उसी दिन उसे बुक में रिकॉर्ड कर लो, ये ऐसा नहीं कहता। ये कहता है जब कैश की डीलिंग हो, या कैश दो या कैश लो, जब रिकॉर्ड करो। ठीक है, तो ये बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है। उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, IFRS उसमें होता है, वो आपको पढ़ना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सारे पढ़ने हैं। और GST के ऊपर क्वेश्चन बहुत आता है। तो दो चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है, एक मीनिंग और एक हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स। इनको आप अच्छे ढंग से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। मैं वीडियो ज़रूर आपके सामने लाऊंगा इन सब टॉपिक्स के ऊपर आपके पास वीडियो आएगी मेरे अगले दिनों में कुछ। फिर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, क्योंकि अब तक हमने समझ लिया कि अकाउंट्स क्या होता है, तो अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती है। तो रिकॉर्डिंग में सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है हमें जो मिलता है वो अकाउंटिंग इक्वेशन है। जो देखो वो 4 चैप्टर हो चुके, जिनके 15 से 20 मार्क्स मैंने आपको बताए। अब अकाउंटिंग इक्वेशन आपने देखा होगा, इस साल भी एनुअल में आया था। अब ये 3 का आए या 4 का आए इसकी कोई गारंटी नहीं, पर अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है, और जो सबसे आसान टॉपिक है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। तो अकाउंटिंग वाउचर्स, इस पर मुझे थोड़ा डाउट है, पर वाउचर्स हमें पढ़ने ज़रूर पड़ेंगे। क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता, बट मुझे लगता है कि आपको ये पढ़ना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको इंक्लूड कर रखा है। ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है अगर अकाउंट सीखना चाहते हो। जो बच्चे नए भी, जो 11th में जिन्होंने अभी इंट्रोडक्शन की है, इस साल शुरू करेंगे पढ़ाई, वो भी इस टॉपिक पर विशेष ध्यान दें। अगर आपने रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट सीख लिए तो लगभग अकाउंट्स में आप सब कुछ कर लेंगे। तो शायद ये पेपर में क्वेश्चन 1 नंबर तक ही सीमित हो मैक्सिमम, बट इसका रोल जो है वो पूरी जो बाकी 79 मार्क्स बचते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमें बहुत अच्छी तरह से सीखना है। फिर बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिसको हम कहीं ना कहीं जर्नल एंट्री भी कहते हैं। ठीक है, जर्नल एंट्री आप लोगों को पता है कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और जो लगभग हर साल आता है। अब ये भी उतने ही मार्क्स का है जितने का हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन था। ठीक है, तो अब कितने की आए ये मैं गारंटी नहीं दे सकता। लेजर अकाउंट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए, मार्क्स के हिसाब से तो शायद ना आए, तो कह सकते हैं कि इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है उसकी मार्क्स के अकॉर्डिंग, पर आपको लेजर अकाउंट बनाने आने चाहिए। इस वजह से, इस उद्देश्य से मैंने ये टॉपिक आपके सामने लिया है। अगर 12th भी तो करनी है ना, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। हाँ, अभी आप मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक को छोड़ सकते हो। फिर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन पार्ट 2 आता है। पार्ट 2 में हम देखते हैं कि कैश बुक बनती है। ये आपने देखा है हर साल आती है। मेरे हिसाब से 4 मार्क्स की बनती है, बाकी आने को 6 में भी आ सकती है। कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन इसके ऊपर नहीं है। फिर सब्सिडरी बुक्स हैं। सब्सिडरी बुक्स फर्स्ट टर्म में पक्की आई थी, एनुअल में और अब की में कितनी गारंटी है इसकी कोई नहीं पता, पर जो कौन कौन सी हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। परचेज बुक है, सेल्स बुक है, परचेज रिटर्न बुक है, सेल्स रिटर्न बुक है, और जर्नल प्रॉपर है जो अपने आप में जर्नल एंट्री होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों साइड रिकॉर्ड करनी है, इनमें एक साइड रिकॉर्ड करनी है। ठीक है, तो ये सब्सिडरी बुक्स हैं। कैश बुक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कंसंट्रेशन इस पे ज़रूर रहना चाहिए। इन सब के फॉर्मेट आपको देखना ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक मैंने लिया वो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट लिया, और स्टूडेंट इसको लेने का मेरा एक उद्देश्य है कि ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है।
तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इतना डिफ़िकल्ट नहीं है अगर आपने समझ लिया। हो सकता है आपको आज तक समझ में ना आया हो, पर जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको समझ लोगे और बहुत आसानी से, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरा ये सबसे आसान टॉपिक था। तो इसलिए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट 8 नंबर बहुत होते हैं, तो वो मुझे लेने हैं, मुझे ये पूरी विश्वास है और आप लोग लोगे। इसमें थ्योरी का भी कुछ क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि 8 नंबर प्रैक्टिकल के हैं। इसके इक्विवेलेंट इतने का ही थ्योरी का क्वेश्चन भी आ सकता है, जिसमें मीनिंग, क्यों ज़रूरी है रिकॉन्सिलिएशन, क्या कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आता है और हमें बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनानी पड़ती है। 2 हैं टाइम डिफरेंसेस और बाय एरर, तो इनको दोनों करना है। और ये प्रिपरेशन वाला, ये इससे बिलोंग करता है प्रैक्टिकल मार्क्स से। ये पोर्शन इतना थ्योरी का है, तो थ्योरी में भी आपको ये क्वेश्चन मिल सकता है, यहाँ पर ये प्रैक्टिकल का पार्ट है। ठीक है, 2 तरीके से बनती है BRS, एक विदाउट एडजस्टिंग कैश बुक बैलेंस और एक विद एडजस्टिंग कैश बुक बैलेंस। ये आपको मैं जब वो वीडियो बनाऊंगा तो मैं सिखा दूंगा। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा डेप्रिसिएशन का है। तो ये जैसा BRS था वैसा ही ये है, इसीलिए ये लिया गया है। माना जाता है ये थोड़ा डिफ़िकल्ट, बट मुझे लगता है कि आप ले सकते हो। पूरे मार्क्स ना ले पाए तो एटलीस्ट 6 to 7 ले सकते हो। तो ये टॉपिक 8 मार्क्स का है। प्रोविज़न एंड रिज़र्व इसी के कुछ एक अहम रोल है, इन दोनों का भी। प्रोविज़न का तो डेप्रिसिएशन में भी है, बट बाकी ये दोनों हमें प्रॉफिट में से बनाए जाते हैं बिज़नेस को ग्रो करने के लिए, बिज़नेस की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए। तो क्यों होता है ये हम बता दूंगा मैं आपको। पहले हम मीनिंग पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन का, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो, और फिर ये अमोर्टाइजेशन से और डिप्लीशन से क्यों अलग है ये भी हमें पता होना चाहिए। क्यों लगता है, इसके क्या क्या कारण हैं डेप्रिसिएशन लगने के। वो मेथड 2 हैं हमारे पास, एक स्ट्रेट लाइन मेथड है और एक रिटन डाउन वैल्यू मेथड है। तो इन 2 मेथड्स को समझना है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब कि 8 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर जो ये प्रोविज़न एंड रिज़र्व है, इनका मीनिंग क्यों होता है और क्यों ये क्रिएट किए जाते हैं वो। फिर रिज़र्व और प्रोविज़न में डिफरेंस बताओ, और फिर टाइप्स बताओ प्रोविज़न एंड रिज़र्व की, सीक्रेट रिज़र्व को भी शामिल करते हुए। ठीक है, और लास्ट है इन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करो। मतलब कि यहाँ पर देखो, डेप्रिसिएशन वो चैप्टर है जिसके अंदर हमें लेजर अकाउंट बनाना पड़ता है। लेजर का मतलब जर्नल एंट्री नहीं पास करनी, यहाँ आप लेजर अकाउंट बनाएंगे। नेक्स्ट बिल ऑफ एक्सचेंज आता है। बिल ऑफ एक्सचेंज फिर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज भी एग्ज़ाम में आता है, कंफर्म आता है और एटलीस्ट 8 मार्क्स का आता है, ये पक्का पता है हमें। वहाँ पर भी बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, वो प्रोमिसरी नोट से क्यों अलग है, दोनों में क्या डिफरेंस है, एडवांटेज बताओ बिल ऑफ एक्सचेंज की। डिफरेंट जो टर्म्स, टेक्निकल टर्म्स हम बिल ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर में यूज़ करेंगे, उन सब का मीनिंग हमें आना चाहिए, कोई भी 2-3 पेपर में आ सकती हैं। फिर रिकॉर्ड करो, क्योंकि ये एक ऐसा काम है जिसके अंदर जर्नल एंट्री रिकॉर्ड होती है, तो उसमें रिकॉर्ड कीजिए। जब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाएं तो फिर हमें डिसऑनर अगर हो रहा है हमारा बिल, या उसको रिटायर कराया जा रहा है या उसको रिन्यूअल कराया जा रहा है, तो उस समय क्या प्रोविज़न्स हैं, क्या ट्रांजैक्शंस होती हैं, ये भी हमें यहाँ से समझना है। 8 मार्क्स कम से कम है, मैंने कम से कम नंबर आपको बताए हैं। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए सोल प्रोप्राइटर बिजनेस। ये भी अपने आप में देखो, एटलीस्ट बता रहा हूँ मैं, एटलीस्ट 8 to 12 मार्क्स का है। हाँ, पर अगर ये माना जाए तो ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है अब तक जितना भी आपने पढ़ा, उसमें ये थोड़ा डिफ़िकल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, पर इसी के साथ डिफ़िकल्ट होने के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि आप इस चैप्टर में अगर ये 8 to 12 है तो आप एटलीस्ट 6 to 10 ले सकते हैं आसानी से।
तो वो मैं आपको सिखा दूंगा कैसे। थ्योरी पहले पार्ट आता है, थ्योरी में आप इसमें मीनिंग एंड नेचर्स करेंगे, क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। दूसरा वेरियस स्टेक होल्डर, मतलब कि वही है जो फर्स्ट चैप्टर में हमारे यूज़र थे, तो वो सब यूज़र्स यहाँ लेने हैं हमें। फिर 3 अकाउंट बनाते हैं हम, एक ट्रेडिंग अकाउंट, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक बैलेंस शीट। और फिर इन तीनों को जब हम करेंगे इन पे क्वेश्चन, तो कुछ एडजस्टमेंट हैं, टोटल मिलकर वो 14 एडजस्टमेंट हैं। तो उन 14 एडजस्टमेंट की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें आनी चाहिए कि अकाउंट्स में उनको फॉलो कैसे किया जाता है। फिर हमारा एक टॉपिक बचता है अकाउंट्स ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। ये एटलीस्ट मैं बता रहा हूँ कम से कम 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्या आ सकता है, एक तो मीनिंग और फीचर्स आ सकते हैं। फिर प्रॉफिट या लॉस निकालना हो जब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, जिसको यहाँ बैलेंस शीट के इक्विवेलेंट माना जाता है, बैलेंस शीट यहाँ नहीं है, ठीक है, तो बैलेंस शीट के ये इक्विवेलेंट होता है। और फिर आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। तो मैंने कहा उस जैसा है, कुछ अंतर है, क्योंकि इसको हम सिंगल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं। अकाउंट्स ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड को हम सिंगल एंट्री सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। तो मतलब कि हम यहाँ पर दोनों आस्पेक्ट रिकॉर्ड नहीं करते, जो कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट है उसके रिकॉर्ड कर लेते हैं, दूसरों को छोड़ देते हैं। ये यहीं तक का पोर्शन अगर आप कर लो तो ज़्यादा अच्छा है, आगे डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो अगर अभी आपके जो भी मार्क्स मिले वो यहीं से मिले, अभी आपको सिर्फ एग्ज़ाम क्रैक करना है, उसके बाद आप पढ़ सकते हो। तो अभी आप सिर्फ इतना पढ़िए बस। फिर मिसिंग फिगर वाला भी क्वेश्चन होता है, पर वो नॉर्मली नहीं आता, जो पेपर में 4 नंबर में आता है। प्रैक्टिकल अगर मैं मानूँ तो वो आता है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, वो यहाँ से आता है। थ्योरी आएगी तो इन चैप्टर्स में से आएगी। अब लास्ट टॉपिक हमारा बचता है बुक का, वो है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। उसमें भी देख लेते हैं, मीनिंग हमें पता होना चाहिए। ये चैप्टर भी 5 से लेकर 7 तक का कहीं भी आ सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो उसमें मीनिंग एंड एलिमेंट आ जाते हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर आ जाते हैं, एडवांटेज आ जाती हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम की, लिमिटेशन आ जाती हैं जो ज़्यादातर पूछ ली जाती हैं, एडवांटेज हो चाहे लिमिटेशन हो। फिर आता है AIS, इसकी शॉर्ट फॉर्म जो है वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम की AIS है। इसके बाद हमारा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आएगा, तो उसको हम MIS कहेंगे। और फिर मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम में और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में डिफरेंस क्या है, ये क्वेश्चन भी आने को 4 मार्क्स में आ सकता है। फिर अकाउंटिंग पैकेज, 3 पैकेज हैं, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है, इसको आपको ढंग से समझना है। पहले रेडी टू यूज़, जैसा बनकर आया बस मुझे उसका यूज़ करना है, वो रेडी टू यूज़ होता है। कस्टमाइज़, मैं उसको अपने हिसाब से बनवाऊँ। टेलर मेड का मतलब है उसका सारा हर चीज़ डिटेल में मैंने दी है। कस्टमाइज़ में क्या होता है कि पहले रेडी टू यूज़ सॉफ्टवेयर आता है, हम उसको परचेज़ करते हैं और उसको उसके बाद हम अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट करवा देते हैं, तो वो कहलाता है कस्टमाइज्ड। हमने रेडीमेड गारमेंट से कपड़े खरीदे, उसके बाद अपने टेलर के पास ले गए और जो हमें मॉडिफिकेशन उसमें चाहिए था वो करवा लिया, तो वो कहलाएगा कस्टमाइज्ड। और जब हम रॉ मटेरियल मतलब कि कपड़ा लेकर जाएं टेलर के पास और उसे कहें कि भाई ये हमारे हिसाब से इसको सील कर दो, तो वो टेलर मेड सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो ये भी पढ़ेंगे, ये चैप्टर भी इतने मार्क्स का है, तो आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है। यहीं पर जितने 11th के मेन टॉपिक थे जिससे आप स्कोर कर सकते हो, मैंने आपके सामने रख दिए। इसके अलावा अब और कोई ऐसा टॉपिक नहीं बचा। हाँ, आपकी मेहनत चाहिए। आप अगर मुझे वादा करें कि आप मेहनत करेंगे, तो मैं ये गारंटी देता हूँ कि अगर आपने ये टॉपिक कर लिए
तो आप कम से कम 50 नंबर ले आएंगे। ज़्यादा की तो आपके ऊपर है कि आपने मेहनत कैसी कर रखी है। तो आप चैनल को देखते रहिए, मैं आप वो वीडियो डालूंगा जिसके थ्रू आप ये समझ पाओ कि हम किस तरीके से पास बड़े आसानी से हो जाएं। चैनल खोकर प्रेजेंटेशन है, अगले कुछ दिनों में आपके लिए यहाँ वीडियो आती रहेंगी। चैनल अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, सो दैट आपके पास समय पर वीडियो पहुंच जाए। थैंक यू।